नमस्कार। मैं सागर महेश पैटदार भगवान ग्रुप ऑफ एग्रीएंस में एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगफली की। किस प्रकार से मूंगफली में उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए, कीट प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और बीमारी प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक आवश्यकता क्या क्या होती है। मूंगफली की खेती करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होनी चाहिए या किस प्रकार से मृदा होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले अच्छी भुरभुरी हल्की मिट्टी होनी चाहिए। भारी मिट्टी में अगर आप गोबर का प्रयोग करेंगे अधिक मात्रा में तो उससे आपको बहुत उपयोग होगा, क्योंकि ये वायु संचारण में बहुत मददगार होता है। 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर खाद का प्रयोग करें। जो जो गोबर खाद का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से सड़ी होनी चाहिए, जिससे उसमें कीट नहीं लगेंगे। इसके बाद हम बात करें परंपरागत विधि की तुलना में, जो रेस्ड बेड होते हैं या बेड से जिसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में, बेड के माध्यम से अगर आप इस फसल की खेती कर रहे हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें वायु संचारण अच्छे से होता है। और खेत में वायु संचारण बनाए रखने के लिए जल निकासी एवं जल भराव की स्थिति, जल निकासी अच्छी होनी चाहिए और जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं तत्वों की मात्रा की। मूंगफली की फसल लगाने के लिए हमें जो तत्वों की मात्रा है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी जो वैल्यू है वो मध्यम तौर पर तो 10, 25 और 20 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है 20 किलोग्राम। अगर आपने मृदा परीक्षण करवाया है और उस हिसाब से आप उर्वरक प्रबंधन करना चाहते हैं, तो अगर आपकी मृदा में उच्च है, किसी भी चीज़ की मात्रा उच्च है तो आप इनका प्रयोग करें, और अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप इनका प्रयोग करें। हम इस वीडियो में मध्यम को लेकर बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं उर्वरक की मात्रा। तो उर्वरकों की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के नाइट्रोजन के उपयोग, यूरिया का उपयोग नहीं करना है। 55 किलोग्राम डीएपी, इससे नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, और पोटेशियम 33 किलोग्राम। अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग कर रहे हैं फॉस्फोरस के लिए, अगर आप फॉस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं तो आपको 20 किलोग्राम यूरिया अलग से देना होगा, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और पोटेशियम देना होगा 33 किलोग्राम। इसके बाद हम बात करें बुआई से पहले आपको क्या क्या करना है। तो डीएपी या सुपर और साथ में पोटेशियम की जो भी आप मात्रा दे रहे हैं ये बुआई से पहले बेसल डोज में डाल दें, क्योंकि ये बाद में एक्टिव नहीं हो पाता है जल्दी, इसलिए आपको इसको बुआई से पहले ही डालना है या बुआई के समय ही डालना है। इसके बाद हम बात करें यूरिया का प्रयोग। तो यूरिया का प्रयोग या तो आप बुआई के समय कर लें या बुआई के 7 दिन के भीतर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो बीज उपचार किस प्रकार से करें। तो फंजीसाइड के लिए आपको कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा विरिडी, अगर आप कार्बेंडाजिम का उपयोग करते हैं तो 2 से 3 ग्राम प्रति केजी जो बीज होता है आपका उसके हिसाब से, और ट्राइकोडर्मा विरिडी 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज पर आपको उपयोग करना है। इसके बाद कीटनाशक के रूप में इमिडाक्लोरोप्रिड का आप उपयोग कर सकते हैं 203 ग्राम प्रति किलो बीज पर। और कल्चर, इससे क्या होता है, जो आप कल्चर जब करेंगे तो इससे जो वातावरण की नाइट्रोजन है वो फसल को आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको एनपीके कंसोर्टिया का उपयोग करना है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। और अगर आप राइजोबियम का प्रयोग करते हैं तो इससे केवल नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ेगी। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये इफ्को कंपनी द्वारा लिक्विड कंसोर्टिया जो बनाया जाता है, ये अन्य कंपनियों का भी आता है। आप जो भी आपको आपके डीलर के पास मिल जाए आप उसका प्रयोग उनके हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें सल्फर, कैल्शियम, जिप्सम और सुपर, इनका क्या बात होती है। तो जब आप सुपर का प्रयोग करेंगे तो इसमें सुपर में क्या होता है, सल्फर और कैल्शियम होता है, कुछ मात्रा में होता है। तो आप जब अगर सुपर का प्रयोग करेंगे तो आपको कैल्शियम या सल्फर अलग से कम मात्रा में देना होगा। और अगर आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सल्फर और कैल्शियम देने के लिए जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा अलग से। मतलब आपने यदि सुपर दिया है तो आपको कैल्शियम और सल्फर के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आपने अगर डीएपी का प्रयोग किया है तो आपको जिप्सम ऊपर से देना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें अन्य सूक्ष्म तत्वों के लिए। तो अगर आपकी मृदा में या मिट्टी में जिंक की कमी है तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे बेसल डोज में जिंक सल्फेट दे दें, और अगर ये कमी नहीं है तो आप कम से कम 1 स्प्रे जिंक सल्फेट का अवश्य करें। इसके बाद हम बात करें लोहा या आयरन की कमी होने पर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आयरन सल्फेट दे दें। अगर ये कमी नहीं है तो आप 0.5% का एक स्प्रे अवश्य करवा दें। इसके बाद है मिट्टी में बोरान की अगर कमी है तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरेक्स जो पाउडर आता है उसको डलवाना है।
अगर ये कमी नहीं है फिर भी आप 0.5% का जो बोरॉन का स्प्रे है, बोरेक्स का स्प्रे है, वो 1 या 2 स्प्रे अवश्य करवा दें। इसके बाद हम बात करते हैं उर्वरक देने हेतु चार्ट। आपको किस समय पर कौन सा उर्वरक देना है। तो यूरिया जो है वो 10 दिनों के भीतर या शुरू के 7 दिनों के भीतर आपको 10 किलोग्राम यूरिया देना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलोग्राम देना है और पोटेशियम देना है वो 33 किलोग्राम। आप सुपर की जगह पर डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। आपको जो सुपर है और पोटास है ये दोनों बेसल डोज में देना है, मतलब बुआई से पहले। इसके बाद हम बात करें प्रति एकड़ आपको जो एनपीके कंसोर्टिया या राइजोबियम से आप बीज उपचार कर देंगे, उसके बाद आपको 20 से 40 दिन के भीतर जब फसल में शाखाएं बढ़ने लगेगी तब आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1744 17 और 1261 जीरो का उपयोग आपको करना है। इसकी जो मात्रा है वो 2 किलोग्राम या 1% का आप घोल बनाकर डाल सकते हैं। 40 से 60 दिन के भीतर आपको 18 का उपयोग करना है, ये भी 2 किलोग्राम या 1% सॉल्यूशन। या इसके बाद हम बात करें 60 से 80 दिन के भीतर जब दाना बनने की अवस्था आ जाएगी तब दाने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप 05234 का प्रयोग करें या 0050 का प्रयोग करें। इसकी भी मात्रा प्रति एकड़ 2 किलोग्राम रहेगी या आप 1% का घोल बनाकर इसे दे सकते हैं। सूक्ष्म तत्वों में सल्फर जो है उसकी अगर आपके खेत में कमी है तो आप सल्फर का प्रयोग करें। बेसल डोज में आप 10 किलोग्राम डाल सकते हैं या फिर आप क्या करें जिप्सम जो 40 से 60 दिन के भीतर आप 150 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे में आपको बोरॉन का स्प्रे करना है और जिंक सल्फेट का एक स्प्रे आपको करना है। इसके बाद हम बात करें अन्य में, तो बुआई से पहले या बेसल डोज में आपने एनपीके अगर दिया है और किसी कारणवश आप बीज उपचार नहीं कर पाए तो आपको एनपीके कंसोर्टिया का प्रयोग अवश्य करना है, जिससे इसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसके बाद बोरॉन का स्प्रे जो है वो लाभदायक होता है, ये पोलिनेशन को बढ़ाता है, दाने की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो आप 1 से 2 स्प्रे 20 दिन के अंतराल पर कर दे जब फ्लावरिंग पे हो तब। इसके बाद हम बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड की जगह आप सफ़ेद पोटास या पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करें। इससे सल्फेट की मात्रा भी सल्फर जो है वो अधिक मात्रा में फसल को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए। तो मूंगफली में आप खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे शुरू में जब आप बुआई कर दें उसके दूसरे या तीसरे दिन 45 से 50 ml प्रति पंप के हिसाब से पेंडामिथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जब आप एक बार पेंडामिथिलिन का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगले 30 दिनों तक, लगभग 30 से 40 दिनों तक कोई खरपतवार उसमें नहीं होगा। अगर इसके बाद भी आप इसमें या तो जिस हिसाब से कोल पे चला रहे हैं ऐसा कुछ शस्त्रक्रिया कर रहे हैं तो आप आखिरी बार जब बुआई से 60 दिन के बाद में जब नीचे पोड बनना चालू हो जाएंगे, पेगिंग होना चालू हो जाएगी, तो उसके बाद एक बार 60 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाकर इसमें कोई अन्य शस्त्रक्रिया ना करें। इससे क्या होगा कि जो नीचे जड़ें हैं वो टूटती है और बहुत बार किसान भाई चारे को कंट्रोल करने के लिए या जल निकासी के हिसाब से वायु संचरण बढ़ाने के हिसाब से 60 दिन के बाद भी ये क्रियाएं कर देता है, जो अच्छी बात नहीं है या गलत है। तो आप 60 दिन के पहले पहले जो भी करना है आप कर लीजिए, उसके बाद में इसको कोई ना करे। एक बार आप इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दें उसके बाद इसे छोड़ दें। इसके बाद हम बात करें पेंडामिथिलिन जो है वो मार्केट में स्टाम्प एक्स्ट्रा, दोस्त सुपर या नेपोलियन के नाम से बिकती है। आप इनमें से कोई सी भी जो भी आपके डीलर के पास मिल जाए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप उसे केमिकल नेम बता दें, पेंडामिथिलिन होता है। इसके बाद कीट नियंत्रण के लिए तो मूंगफली की फसल में मुख्य तौर पर सफ़ेद लट या गोबर का सफ़ेद कीड़ा जिसे हम कहते हैं, इसका प्रकोप अधिक होता है। ये क्या करता है, जब हम खाद कम सड़ी हुई खाद डालते हैं तो ये उसमें आ जाता है और जो जड़ों है उनको नीचे से काट देता है, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। इसी के साथ दीमक का अटैक भी मूंगफली में अधिक होता है, चूँकि जड़ वाली फसल है, नीचे ज़मीन में होती है, तो ये वहाँ पर भी अटैक करता है और धीरे धीरे जो मूंगफली नीचे बन रही है उनको खा जाता है। इनके कंट्रोल के लिए आपको क्या करना है, क्लोरोपाइरिफॉस ग्रेनुअल जो आता है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ का उपयोग करें। अगर आप पहले उपयोग करने हैं ग्रेनुअल का बेसल में, मतलब जब आपने बुआई नहीं करी उससे पहले आप ये डाल दें ग्रेनुअल में। अगर ये आप नहीं उपयोग कर पा रहे तो बाद में आप ड्रिप से ड्रेंचिंग भी इसकी कर सकते हैं। इसके लिए आप चार्ट देख लीजिए, क्लोरोपाइरिफॉस ग्रेनुअल या ड्रेंचिंग आप बुआई से पहले अगर आप ड्रिप डाल दिए तो आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़, या फिर 40 से 60 दिन के भीतर एक बार फिर से आप क्लोरोपाइरिफॉस की ड्रेंचिंग कर दें। इसके बाद इसमें जो है क्लोरोपाइरिफॉस ग्रेनुअल ये अलग अलग कंपनियों का है। आप इसके अलावा भी जो कंपनियां आपके डीलर के पास जो मिल जाए उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लोरोपाइरिफॉस जो लिक्विड में आता है
उसका आप ड्रिंचिंग में उपयोग कर सकते हैं। अगर ग्रेनुअल नहीं मिल पा रहा है तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है मूंगफली में बीमारियों का नियंत्रण। तो मुख्य तौर पर जो मूंगफली है इसमें एक फंगल बीमारी आती है जिसे हम टिक्का डिसीज कहते हैं। उसके कंट्रोल के लिए आपको कार्बेंडाजिम सीड ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले कार्बेंडाजिम से या ट्राइकोडर्मा वर्डी से 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज पर या 20 से 30 किलोग्राम हम कहें तो प्रति, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, 200 से 300 ग्राम प्रति 100 किलो बीज पर आपको इसका प्रयोग करना है। इसके बाद हम बात करें तो 20 से 40 दिन के भीतर कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब जो आता है इसका आप प्रयोग करें। प्रति प्रति पंप के हिसाब से 20 से 30 ग्राम आप उपयोग कर सकते हैं और 40 से 60 दिन के भीतर एक बार फिर से मेनकोजेब का उपयोग कर लें, जिसकी मात्रा भी 25 से 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको रखना है। इससे क्या होगा, फंगल बीमारी जो है वो आपके खेत में नहीं आएगी। आप इनकी जगह ट्राइकोडर्मा वर्डी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है जो कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब है ये अलग अलग कंपनियों के नाम से आता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम है। मेनकोजेब जो है वो भी अलग अलग कंपनियों का यहाँ पर आता है। आप अपने हिसाब से उपयोग देखकर अपने डीलर के पास लेकर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे से और संपर्क करना चाहते हैं, हमसे जो भी आपको क्वेश्चन हो इस फसल को लेकर या अन्य किसी भी फसल को लेकर, तो आप भगवंत एग्री क्लिनिक ऑन व्हाट्सअप, या हमारे व्हाट्सअप नंबर है, अलग अलग जिले के हिसाब से आप कहीं पे भी अपनी समस्या बता सकते हैं और वहाँ से आपको उस चीज़ का समाधान मिल जाएगा। आप केवल इस पर व्हाट्सअप में आप अपनी फसल की फ़ोटो डालकर भी हमसे पूछ सकते हैं कि क्या समस्या है, या किसी भी प्रकार की अन्य सलाह लेना है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ ही हमारे लिए आशीर्वाद। भगवान ग्रुप से आपका धन्यवाद।